स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना भारत की आजादी से पूर्व हुई थी। 2. इसका प्राथमिक कार्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करना है। 3. यह भारत में मौद्रिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने पर राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना भारत की आजादी से पूर्व 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसके प्राथमिक कार्यों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना, पर्यवेक्षण करना, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना आदि शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। यह भारत में मौद्रिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जैसी प्रमुख ब्याज दरें निर्धारित करता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। हाल ही में खबरों में रहा केपलर स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है? विकल्प है इसरो, जाक्सा, नासा, रॉसकॉस्मॉस। सही उत्तर है विकल्प सी, नासा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 7 ग्रहों वाला एक नया सौर मंडल खोजा है। आपको बता दें कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप ग्रहों की खोज करने वाला नासा का पहला मिशन था, जिसे वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था। इसे हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज के लिए मिल्की वे आकाशगंगा के एक हिस्से की खोज करने का काम सौंपा गया था। इसका नाम प्रसिद्ध जर्मन खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर के नाम पर रखा गया था। इसके वैज्ञानिक लक्ष्यों में पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज करना और उनकी कक्षाओं के आकार और आकृतियों का वितरण, बहुतारा प्रणालियों में ग्रहों की संख्या का अनुमान लगाना और ग्रह प्रणालियों वाले सितारों के गुणों का निर्धारण करना शामिल था। दिसंबर 2011 में केपलर ने एक तारे के रहने योग्य क्षेत्र में अपना पहला ग्रह केपलर 22b खोजा। 30 अक्टूबर 2018 को नासा ने घोषणा की कि केपलर का ईंधन खत्म हो गया है और यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से दूर सुरक्षित कक्षा में सेवानिवृत्त हो गया, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के समाधान में रचनात्मकता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। 2. कोझिकोड इस नेटवर्क में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केरल में कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन में जोड़ा गया है। कोझिकोड को साहित्य और ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है। बता दें कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के लक्ष्यों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और तेज शहरीकरण जैसे खतरों के प्रति लचीलापन मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक शहरों की रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है। यह शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के समाधान में रचनात्मकता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें अब 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हैं। इन शहरों को 7 रचनात्मक क्षेत्रों को मूर्त रूप देने के लिए चुना गया है। मीडिया, कला, संगीत, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, शिल्प एवं लोक कला और साहित्य। कोझिकोड और ग्वालियर के अलावा वाराणसी संगीत, श्रीनगर शिल्प और लोक कला और चेन्नई संगीत नेटवर्क का हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
इन शहरों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एजेंडे को लागू करना होता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है? विकल्प है वियतनाम, चीन, भारत या बांग्लादेश। सही उत्तर है विकल्प सी, भारत। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कृषि वैज्ञानिक समरेंदु मोहंती को वैश्विक चावल उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए विश्व चावल उद्योग पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि चावल एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है जो दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में मुख्य भोजन है। यह एशिया की मूल निवासी एक वार्षिक या अल्पकालिक 12 घास प्रजाति है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2023-24 के दौरान चावल का उत्पादन 1063.13 लाख मीट्रिक टन यानी LMT होने का अनुमान लगाया है। गौरतलब है कि भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए विकल्प सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यानी USDA के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान दुनिया में कुल चावल निर्यात 56 मिलियन टन में भारत का हिस्सा लगभग 40% था। भारत के चावल निर्यात को मोटे तौर पर बासमती और गैर बासमती चावल में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अधिकांश दुर्घटनाएं और मौतें कोहरे वाली रातों के दौरान हुई। 2. चौपहिया वाहनों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं और मौतें हुई। 3. सिक्किम में मृत्यु दर सबसे अधिक है। 4. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और चोटों में 15.3% की वृद्धि हुई है। 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं में 72.3%, कुल मौतों में 71.2% और कुल चोटों में 72.8% के लिए ओवर स्पीडिंग जिम्मेदार थी। आंकड़ों के मुताबिक 67% दुर्घटनाएं सीधी सड़कों पर हुई। सभी दुर्घटनाओं और मौतों में से लगभग 3/4 धूप या साफ मौसम में हुई, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। 2 पहिया वाहनों पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं और मौतें हुई, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर मृत्यु दर 5.2 है, जबकि सिक्किम में सबसे अधिक 17 दर्ज की गई, इसलिए कथन 3 सही है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दमन एवं दीप में मृत्यु दर सबसे कम 0 है। तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, इसलिए कथन 4 सही नहीं है। बता दें कि किसी स्थान पर वाहनों की आबादी के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं को समझाने के लिए मृत्यु दर का उपयोग किया जाता है। इसे प्रति 10,000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या से मापा जाता है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, यह देश भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसमें हिंद महासागर में 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 1200 निचले मूंगा द्वीप शामिल है। भारतीय नौसेना ने तख्ता पलट की कोशिश के जवाब में यहाँ वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया गया। उपर्युक्त अनुच्छेद किस देश को संदर्भित करता है? विकल्प है मॉरिशस, फिजी, मालदीव, मेडागास्कर। सही उत्तर है विकल्प सी, मालदीव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह देश भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसमें हिंद महासागर में 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 1200 निचले मूंगा द्वीप शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने यहां तख्ता पलट की कोशिश के जवाब में वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया था। मालदीव भूमध्य रेखा के पास स्थित है और इसकी राजधानी माले है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कार टी सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं को कैंसर फाइटर कोशिकाओं में बदलकर संशोधित करती है। 2. नेक्सकार 19 भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रकार की कार टी थेरेपी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी
नेक्स्ट कार 19 के लिए बाजार प्राधिकरण प्रदान किया है। आपको बता दें कि CAR-T एक क्रांतिकारी थेरेपी है। यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से टी कोशिकाओं को संशोधित करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर फाइटर कोशिकाओं में बदल देती है, जिन्हें CAR-T कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। इसलिए कथन एक सही है। टी कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं हैं जिनका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ है कि यह अन्य कोशिकाओं को मार सकती है। आनुवांशिक संशोधन के माध्यम से इस थेरेपी में कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाओं में बदल दिया जाता है। एक बार जब शरीर को ये सुपरचार्ज कोशिकाएं वापस मिल जाती हैं तो वे कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती हैं। नेक्स्ट CAR-19 एक प्रकार की CAR-T और जीन थेरेपी है, जिसे भारत में इम्यूनोएसिटी कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसलिए कथन 2 सही है। यह थेरेपी बी सेल लिम्फोमा वाले लोगों के लिए है जिन पर कीमोथेरेपी जैसे मानक उपचारों का असर नहीं हुआ और उन्हें दोबारा कैंसर हो गया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर किस देश की सेना द्वारा चलाया गया था? विकल्प है म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। सही उत्तर है विकल्प बी भूटान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की यात्रा के दौरान ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल क्लियर रॉयल भूटान सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। यह 15 दिसंबर 2003 से 3 जनवरी 2004 के बीच भूटान के दक्षिणी क्षेत्रों में असम अलगाववादी विद्रोही समूहों के खिलाफ चलाया गया था। इस अभियान के दौरान विद्रोही छावनियों को नष्ट किया गया और शेष विद्रोहियों को निष्कासित कर दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 650 विद्रोही या तो मारे गए या पकड़े गए। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। 1. घरेलू कंपनियां धन जुटाने के लिए विदेशी बाजारों का उपयोग कर सकती हैं। 2. इससे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न समुदाय को फायदा हो सकता है। 3. यह भारतीय कंपनियों को पूंजी जुटाने का एक और माध्यम प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने भारतीय कंपनियों के विदेश में सूचीबद्ध होने के संभावित लाभ हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार ने हाल ही में कुछ भारतीय कंपनियों को चुनिंदा विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति दी है। इससे इन कंपनियों को वैश्विक पूंजी तक पहुंचने और पूंजी बहिर्वाह को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब है कि घरेलू सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को GIFT IFSC अहमदाबाद स्थित निर्धारित विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। इस कदम से भारतीय कंपनियों को होने वाले लाभों की बात करें तो घरेलू कंपनियां धन जुटाने के लिए विदेशी बाजारों का सहारा ले सकती हैं। यह उन्हें डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिए बेहतर मूल्यांकन और जोखिम प्रदान करेगा। यह स्टार्टअप और यूनिकॉर्न समुदाय को धन जुटाने और विश्व स्तर पर अपनी प्रोफाइल बढ़ाने की एक अन्य अवसर के रूप में भी लाभान्वित कर सकता है। इससे भारतीय कंपनियों को पूंजी जुटाने का एक और माध्यम मिलेगा। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा करेगा। इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही उत्तर है विकल्प बी तेलंगाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित इंजीनियरिंग खामियों पर विवाद की स्थिति देखी गई। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP भारत के तेलंगाना राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह तेलंगाना के भूपालपल्ली के कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर स्थित है। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसका सबसे दूर का अपस्ट्रीम प्रभाव प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम पर है। इससे पहले प्राणहिता चेवेला लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता था। इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा भू आबद्ध देश है। 2. दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। 3. जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से लगती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।